तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों को लिए सोशल साइंस का मैराथन। ठीक है दोस्तों, एक ही वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, अब कोई नहीं रोक पाएगा आप लोगों को 95 नंबर से। ठीक है, 100 में देखता हूँ कैसे 95 नंबर नहीं आते हैं आपके। ठीक है, बस आपको क्या करना है दोस्तों कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उन क्वेश्चनों को नोट कर लेना अपने कॉपी पे। ठीक है, और याद करके एग्जाम वाले में पहुंच जाइए, फिर देखिए क्या होता है, मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों आपके कहने पे मैं सामाजिक विज्ञान का पूरा सलूशन लेकर आया हूँ, पूरा एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों अब आपके ये कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि ताकि सभी लोग तक पहुंच जाए वीडियो। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग भी इतना कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और वीडियो को एकदम फैला दीजिए चारों तरफ। ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी लेकर आप तैयार हो जाइए और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक ही क्वेश्चन में आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करता हूं। इसी प्रकार सारे सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से और वहां से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला आपके यहाँ स्क्रीन पे यह है कि श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं। श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं। ऑप्शन ए 2 उप समूह, ऑप्शन बी 4 उप समूह और ऑप्शन सी 6 उप समूह और ऑप्शन डी है 8 उप समूह। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर देख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं, तो 2 उपसमूह निवास करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों यह है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन बी सिंचाई से और ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से, कि ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर टिक कर लीजिए आप लोग। मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ और पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग नोट कीजिए कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। ऑप्शन ए उपभोग वस्तु, ऑप्शन बी सेवा वस्तु और ऑप्शन सी खाद्य पदार्थ और ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों मैं बता दूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, तो खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। ठीक है, एक मार्क। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है। जल से, ऑप्शन बी खनिज तेल से और ऑप्शन सी बिजली के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाइपलाइन परिवहन संबंध है ऑप्शन बी खनिज तेल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका यह है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन है 1660, 1672, 1688 और 1696। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन सी होगा कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था, तो 1688 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन कितने घंटे अधिक कार्य करती हैं। ऑप्शन ए 5 घंटा, ऑप्शन बी 1 घंटा और ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन डी 4 घंटा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 घंटा। भारत में औसतन महिला जो होती है पुरुषों की तुलना में कितना प्रतिदिन घंटे काम करती है अधिक, तो 1 घंटा अत्यधिक काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक की क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि एक संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन ए प्राकृतिक और ऑप्शन बी मानव निर्मित और ऑप्शन सी सौर ऊर्जा से निर्मित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर टिक कर लीजिए और मैं आप बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक। ठीक है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, निम्न में कौन सी मिट्टी चाय के लिए खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी और ऑप्शन बी काली मिट्टी और ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, कि ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय मिट्टी। तो मिट्टी चाय की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है, तो पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ
करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ऑप्शन ए संयुक्त वन प्रबंधक, ऑप्शन बी चिपको आंदोलन, और ऑप्शन सी बीज बचाओ आंदोलन, और ऑप्शन डी वन्यजीव पशु विहार का परसिमन। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो ऑप्शन डी जो है वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन नहीं करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताता हूं कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। कृषि प्रसार, कि त्रिस्तरीय विकास योजना, कि पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, कि तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए मृदा अपरदन, ऑप्शन बी वर्षा में कमी, ऑप्शन सी प्रदूषण में वृद्धि, की ए सभी। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वनों के ह्रास के कारण की सभी समस्याएं होती है। मृदा अपरदन भी होता है, वर्षा में कमी और प्रदूषण में वृद्धि भी। ठीक है, ये सभी, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है। वर्षा जल, अध्यवभौमिक जल, समुद्री जल, नदी का जल। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, समुद्री जल सर्वाधिक खारा होता है इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, वर्षा जल से भी, अध्यवभौमिक जल से, नदी जल से, समुद्री जल क्या होता है, खारा होता है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और आप बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। रिहंद, दामोदर, महानदी, कृष्णा। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो महानदी पे निर्मित है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सलाल बांध किस नदी पर बना है। सलाल बांध किस नदी पर बना है। महानदी, चिन्नाब, की सतलज, की कृष्णा। तो मैं अब जैसा कि बता दूं कि इसके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो चिन्नाब नदी पर बना है। ठीक है, चिन्नाब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सतलज, महानदी, रिहंद, कृष्णा। तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है आप लोगों का किस नदी पे। तो आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है सेवाएं, की कृषि, की उद्योग, की व्यापार। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। धान, गेहूं, काला चना, कपास। तो दोस्तों इसमें से कौन सी रबी की फसल है, तो ऑप्शन बी, गेहूं रबी की फसल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको जबरदस्त क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे टिक आगे से लगा दिया हूँ ताकि आपको वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है तो ताकि आपको आसानी में समझ में आ जाए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो 1930 ईस्वी में चलाया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दांडी में। ठीक है, दांडी में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया था। ऑप्शन 20 की करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1929 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो वर्ष 1929 ईस्वी में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? मोतीलाल नेहरू ने, कि लाला लाजपत राय ने, कि गोपाल कृष्ण गोखले, की देशबंधु चित्तरंजन दास? तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब लौटा? तो वर्ष 1928 ईस्वी में। ठीक है, भारत पहुंचा। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो वर्ष 1928 ईस्वी में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी नाइटहुड की उपाधि। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारा क्लियर हो चुका होगा आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रोलेट एक्ट। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? रोलेट एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, कि लोकमान्य तिलक ने, कि महात्मा गांधी? था असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महात्मा गांधी ने निभाया था, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में, इसलिए ऑप्शन ए क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नोट कर लेंगे। जानते हैं कि वीडियो बहुत लॉन्ग है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ और ट्रिक भी लगा दी, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे वर्ष 1915 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वर्ष 1915 ईस्वी में। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था? इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया था? तो 1688 ईस्वी में समाप्त किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो गैरीबाल्डी ने किस देश के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो वो था इटली देश के लिए। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी संबंधित था, तो गैरीबाल्डी किससे संबंधित था? तो इटली के एकीकरण से संबंधित था गैरीबाल्डी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूसेपे मैस्सिनी की किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया? तो देखिए मैटरनिक ने सबसे बड़ा दुश्मन बताया था, मैटरनिक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग कि विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? तो G77। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। G77 संगठन समूह बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था आप लोग का न्यू हैम्पशर में। ठीक, न्यू हैम्पशर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महानदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 ईस्वी में महानदी का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? तो डेट्राइड, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और उसे देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, अफीम कहाँ निर्यात किया जाता है? अफीम कहाँ निर्यात किया जाता है? तो चीन में अफीम निर्यात किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया?
तो किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? तो वर्ष 1921 ईस्वी में अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप से वर्जित किया गया था? तो दास्ता की प्रथा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ इसे वीडियो को रोक कर सभी क्वेश्चन नोट कीजिए। ठीक है, भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? इंग्लैंड, कैरिबियाई द्वीप, फ्रांस, अमेरिका। तो भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी, कहाँ? कैरिबियाई द्वीप पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है किससे? तो अभ्रक से संबंधित है। वहाँ अभ्रक बहुत ज्यादा पाया जाता था, अभ्रक से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलार संबंधित है। तो कोलार तो जैसा कि जानते हैं आप लोग सोने से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किससे संबंधित? किस संबंधित है? सोने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? ठीक है, तलछटी चट्टान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किस कौन से चट्टान है? तो तलछटी चट्टान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो किससे बनता है भैया? तो कौन सा है? कोयला। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोयला, कोयला ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य ही क्या होता है? विदेशी व्यापार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? वायुसेना, रेल सेवा, दूरदर्शन, जल सेवा। तो दोस्तों निम्नलिखित में संचार का माध्यम है ऑप्शन सी दूरदर्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, निम्नलिखित में से कौन सा पंतन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कादला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या? तो कादला। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और उसे समझते हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि भारत में चीते की जाति को कब लुप्तप्राय प्राणी घोषित किया गया? तो भारत में चीते की जाति को कब लुप्तप्राय घोषित किया था? वर्ष 1952 ईस्वी में ये बता दिया गया कि भारत से चीते लुप्तप्राय हो गए हैं। ठीक है, तो 1952 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी, रामगंगा की भागीरथी एवं भिलंगना की शारदा नदी। तो दोस्तों अब मैं बता दूं कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भागीरथी एवं भिलंगना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए हमारे साथ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो रिहंद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद करके तो जाइए एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? समुद्री जल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, समुद्री जल खारा होता है अत्यधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग उपलब्ध है? तो भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग उपलब्ध है? तो 4%। तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसी तरह जोश और जुनून के साथ पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह है? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इसके करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किससे? फ्रांस देश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क की भूमिका थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा सन 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? तो फ्रांस फ्रसा युद्ध। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैरीबाल्डी संबंधित था। तो गैरीबाल्डी भैया इटली के एकीकरण से संबंधित था, तो ऑप्शन यही ना करेक्ट आंसर होगा। इटली के एकीकरण से संबंधित था गैरीबाल्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। तो भाई ये देखिए, मेजनी बेबिया, गैरीबाल्डी ने, काबूर, ये तीनों ने भी इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था। तो जनवरी 1871 ईस्वी में, जनवरी 1871 ईस्वी में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, उसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक संसाधन है। तो चट्टान। देखिए चट्टान अजैविक संसाधन है। देखिए पशु भी जैविक संसाधन है, पौधे भी, मछलियाँ भी, लेकिन अजैविक संसाधन कौन है, तो चट्टान है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो भाई जलोढ़ जो है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं आराम से। भारत में वन महोत्सव कब शुभारंभ किया गया था। तो भारत में वन महोत्सव वर्ष 1950 ईस्वी में शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश। क्या है भैया, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वहीं पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, किस, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। तो वन संसाधन को ही हरा सोना के संसाधन जाना जाता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, कौन कृषि आगत या निविष्ट नहीं है। कौन कृषि आगत या निविष्ट नहीं है। तो उद्योग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है। जूट उत्पादक कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में भैया। जूट उत्पादक सबसे ज्यादा पाया जाता है। जूट उत्पादक राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो पर्वतीय मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि पर आधारित सीमेंट नहीं है भैया। देखिए सूती उद्योग भी है, चीनी भी है, जूट उद्योग। सीमेंट कृषि पर थोड़ी है, कृषि थोड़ी है, आपका फसल थोड़ी सीमेंट की उगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। सर्वाधिक, अरे भैया अपना उत्तर प्रदेश। कहाँ गया, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि रानीगंज कोयले की खान स्थित है। पश्चिम बंगाल में जो है भैया रानीगंज कोयले की खान उपस्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। तो 19 शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। तो कुटीर उद्योग का पतन भी हुआ था, जमीन का किराया बढ़ना भी हुआ था, खदानों के लिए जमीन की सफाई भी हुई थी। मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर, सभी हुए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी। तो वो थी रिंडर पेस्ट। क्या थी, रिंडर पेस्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था। तो 1890 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध थे। तो सोने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन, दक्षिणी अमेरिका के जो एल डोराडो थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो सोने के लिए वो क्या थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, करो या मरो का नारा किसका था। तो जैसा कि जाते हैं मेरे प्रिय महात्मा गांधी जी का था यह नारा। करो या मरो का नारा किससे संबंधित था। तो हमारे क्या महात्मा गांधी थे। ठीक है, करो मारो ने किसने नारा दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। वंदे मातरम जो गीत था उसको भैया उसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी।
तो भैया गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो वर्ष 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अफ्रीका से भारत लौटे थे, वर्ष 1915। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो चंपारण में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसका था। तो महात्मा गांधी का था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो रॉलेट एक्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। अभी मैं बताया हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसकी करेक्ट आंसर होगा। और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। कुछ इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है, उसको देख लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, आप लोग हमारे साथ चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आप पहला ये था कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। गांधी जी ने पहली पुस्तक रिहंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। तो उत्तर आप लिखेंगे, बहुत प्यारा सा उत्तर आप लिखेंगे दोस्तों, कि गांधी जी अपनी पुस्तक रिहंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिए हैं कि प्यार और अफसोस की शक्ति एवं हथियारों की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावी है। हथियार एवं हिस्सा हमेशा नुकसान करते हैं, वे कभी दया नहीं करते हैं। गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप इस ढंग से आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो आंदोलनों के नाम लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे। कोई दो कारण लिखिए। ठीक है, तो उसका उत्तर आप लिखेंगे दोस्तों कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1921 1922 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 और 1934 महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए दो प्रमुख आंदोलन थे। तो आप हेडिंग लिखेंगे पहला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण, इसमें आप लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन है। तो पहला लिखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। और दूसरा लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्व स्वराज की मांग भी अस्वीकृत कर दी थी। ठीक है, तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था। तो गांधी जी का आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का खूब अच्छा तरीके से आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए हमारे साथ कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो उत्तर लिखिए कि साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर आप बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था। तो आप लिखेंगे उत्तर, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्व स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार इसका उत्तर आप बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कराना है आप लोगों को। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। तो उत्तर लिखेंगे, नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग, मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान मांग किसने की थी। तो उत्तर में लिखेंगे, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी। तो इस प्रकार इसका आंसर आपको लिखना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उससे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है
कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य या और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती हैं। इस प्रकार संसाधन आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप लिखेंगे किस प्रकार कि संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। भारत में संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका विकास अपर्याप्त है या उन्हें असमान रूप से वितरित किया जाता है। संसाधनों के नियोजनों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। तो कौन कौन से कारण निम्नलिखित है, तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगती है, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है और वर्तमान समकालीन समय में सभी संसाधन प्राप्त होते हैं। और आगे कुछ पॉइंट उसको मैं बताता हूँ आप, और एक पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं, इसको भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाए रखा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि गंगा के डेल्टाई भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो चलिए उत्तर में लिखेंगे आप कि गंगा के डेल्टाई भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा इसके लिए सुप्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक मेघ्राव वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कैसे है, देखिए उत्तर लिखेंगे, दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से, तो देखिए पहला लिखेंगे, इस परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल बाढ़ मुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त बाढ़ से होने वाली मृदा लक्षण भूमि लक्षण की समस्या भी मुक्ति मिली है। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इस परियोजना से लगभग 6600 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा रही है, जिसका उपयोग झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के औद्योगिकरण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। और ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे, इस परियोजना के द्वारा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में 74 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है, जिससे खाद्यान्न व जूट के अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे आप मेरे साथ लिखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि सड़क परिवहन की निर्माण लागत बहुत कम है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ का वंचित भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि सड़क परिवहन घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामानों की ढुलाई में लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। तो इस प्रकार 3 गुण बताना था। 3 गुण आप इस ढंग से अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यह है कि आग्नेय तथा आंतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि खनिज आग्नेय तथा आंतरिक चट्टानों की दरारों, जोड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। खनिजों का छोटा जमाव सिराओं के रूप में तथा वृहद जमाव परत के रूप में होता है। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि खनिजों का जमाव इन्हीं सिराओं में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, चाहे वीडियो को रोककर नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत लिखिए। तो दोस्तों उत्तर में आप लिख दीजिए कि गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत निम्न है। कौन कौन से, तो एक सौर ऊर्जा और दूसरा पवन ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यह है कि वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। वनों पर जितने भी प्रमुख उद्योग हैं उनका नाम बताना है। तो आप उत्तर में लिखिए कि वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम निम्नलिखित है। तो कौन कौन से उद्योग हैं वनों पर आधारित, तो पहला आप लिखिए कागज उद्योग। ठीक है, और दूसरा खेत उपकरण उद्योग लिख सकते हैं,
माचिस उद्योग लिख सकते हैं और तारपीन तेल उद्योग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार इन क्वेश्चनों का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की 2 नकदी फसलों का उल्लेख कीजिए। या तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा या तो आपसे इस प्रकार पूछेगा कि भारत की 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए कितना सिंपल इसका उत्तर आप लिखेंगे कि भारत की 2 नकदी या व्यापारिक फसलें निम्नलिखित है। कौन कौन? तो गन्ना और चाय। ठीक है, आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है इसलिए बहुत जल्दी करा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। ठीक है, एक पेय फसल का नाम बताइए। तो चलिए अब यहाँ पे आप लिखेंगे इसका उत्तर कितना बढ़िया से कि चाय जो है एक पेय फसल का अच्छा उदाहरण है। इसके लिए हार्मोन्स तथा जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी उपयोगी होती है। चाय की झाड़ियों के लिए कोष्ण, नम और पाला रहित दशा के साथ साथ वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार आवश्यक होती है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों का सही आंसर बहुत अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सरल तरीके में लिखा हूँ, इसी प्रकार आपको भी लिखना है एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उसे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि संबद्ध कृषि किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि संबद्ध कृषि किसे कहते हैं, तो आप इसका उत्तर लिख पाएंगे अच्छे ढंग से कि संबद्ध कृषि के अंतर्गत मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि आते हैं, जिसे कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन इसके अंतर आते हैं, तो मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन इसके अंतर्गत आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कृषि का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों का सही आंसर आप लिख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक उत्पादनों में परिवर्तित किया जाता है। इसे कृषि सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्यपालन, पशुपालन संबंधित आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, अधिकतर उपभोक्ता क्यों शोषित किए जाते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर लिखेंगे अधिकतर उपभोक्ता अपने अधिकारों पर बल न दिए जाने के कारण शोषित किए जाते हैं। क्या नहीं, तो अधिकारों पर क्या नहीं देते हैं, बल न दिए जाने के कारण क्या किए जाते हैं, शोषित किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, एग मार्क और हॉल मार्क क्या सुनिश्चित करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि एग मार्क और हॉल मार्क वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। किसको, वस्तु की गुणवत्ता को यह सुनिश्चित करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ISI किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है। तो दोस्तों ISI इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है। किन के लिए, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है ISI। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और उसे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि वनों के किन्हीं 2 प्रत्यक्ष लाभों को बताइए। वनों के किन्हीं 2 प्रत्यक्ष लाभों को बताना है। तो उत्तर लिखेंगे कि वनों के 2 प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित है। कौन कौन, तो वनों से घरेलू उपयोग की वस्तुएं, पशुओं हेतु चारा, ईंधन हेतु लकड़ी और वन्य जीवों की आवास प्राप्त होता है। उससे क्या प्राप्त होता है वनों से, तो दोस्तों पशुओं हेतु चारा, ईंधन हेतु लकड़ी और वन्य जीवों की आवास प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक पॉइंट और लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं कि वनों से वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वनों में वातावरण से क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, पूर्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों है कि भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए। ठीक है, भारत के प्रमुख जितने भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उनका नाम लिखना है। तो चलिए उत्तर में आप लिखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना पहला, और दूसरा भागड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, और तीसरा हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, और चौथा सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो परियोजनाओं का नाम लिखना था जितने भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो आप इन चारों का नाम लिख सकते हैं, 2 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल 2 से कम ना लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि भारत के किन्हीं 2 जल विद्युत परियोजना के नाम लिखना है। क्या लिखना है, भारत के 2 जल विद्युत परियोजना का। या तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि उत्तरी भारत की किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए। दोनों में से किसी तरह क्वेश्चन पूछे आपका उत्तर सेम रहेगा। क्या रहेगा,
कि भारत की 2 जल विद्युत नदी घाटी परियोजना के नाम निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहला टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? भागीरथी एवं विलंगना नदी पे, ठीक है। और दूसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना, कहाँ? दामोदर नदी घाटी पे, ठीक है, दामोदर नदी पे। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंटों आप लिख सकते हैं। हमसे 2 ही पूछा था कि किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए, तो मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार आपको लिखना भी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो चलिए सबसे पहले आप उत्तर में जैव संसाधन डालेंगे। अजैव संसाधन दोस्तों वे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, पशुपालन, वनस्पति एवं जीव आदि, ठीक है। तो ये जैव संसाधन होते हैं। और अजैव संसाधन हेडिंग डाल के लिखना है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं। किससे? निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मृदा, धातु और चट्टाने आदि, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो जैव संसाधन के बारे में हेडिंग डाल के लिख लेना है और अजैव संसाधन के बारे में, बस हो गया दोनों में अंतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे वह भूमि जहाँ बाढ़ के पानी के स्तर पहुंचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमा पाया जाता है, खादर कहलाती है। जिन क्षेत्रों से बाढ़ का पानी नहीं आता है वहां पुरानी मृदा बनी रहती है, उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि खादर और बांगर में अंतर आप समझ गए होंगे। इस प्रकार लिखेंगे तो एग्जामिनर भी आप पे खुश हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। तब भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए चलिए बताता हूं कि 2 सुझाव क्या है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 2 उपाय निम्नलिखित है। कौन कौन से? तो पहला उपाय लिखेंगे किसानों को उन्नत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार आप उसके हरित क्रांति के सफल बनाने के 2 उपयोग लिख सकेंगे बढ़िया से। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है भारतीय कृषि को कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता आपको लिखना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन 3 विशेषता आप लिखेंगे। तो उत्तर में लिखिए कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन से? तो 3 विशेषता लिखिए हमारे साथ। देखिए कि भारत में कृषि कार्य जीविकोपार्जन के उद्देश्य से किया जाता है, आर्थिक विकास में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, पहला है। दूसरा लिखिए कि कुल कृषि भूमि के 72% भाग पर खाद्यान्न फसलों तथा 28% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि कुछ उद्योगों के संचालन में कृषि उत्पादक जैसे कपास, चाय, रेशम, कहवा, गन्ना की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार आप भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिख दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, भारत में चाय तथा कहवा के उत्पादक क्षेत्र बताइए। चाय और कहवा के उत्पादक क्षेत्र बताना। तो सबसे पहले हेडिंग आप चाय डालिए, चाय के बारे में लिखिए। तो चाय टी जो कि इंग्लिश में बोलते हैं, आप हेडिंग लिखिए या फिर इसमें आप लिखिए कि चाय भारत का प्रमुख पेय पदार्थ है, ठीक है। चाय उत्पादन विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। अब भारत में विश्व के 28.3% चाय का उत्पादन होता है। भारत में चाय उत्पादित करने वाले 2 प्रमुख राज्य असम तथा पश्चिम बंगाल है। इसके अन्य उत्पादक राज्यों में केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा है, ठीक है। तो चाय के बारे में आपको इतना लिख लेना है। फिर अगली हेडिंग कहवा डालना, जिसे कॉफ़ी कहते हैं, ठीक है। और काफ़ी में आपको लिखना है कि कहवा या काफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि का फसल है। काफ़ी की 3 किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन? तो अरेबिका, रोबस्ता एवं लाइबेरिका, ठीक है। यह 3 किस्म के पाए जाते हैं। और भारत का अधिकतर उत्तम किस्म की अमेरिका काफ़ी का उत्पादन करता है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सा इसका पाया जाता है किस्म? तो अरेबिका काफ़ी अत्यधिक भारत में पाया जाता है। और हेडिंग आपको नेक्स्ट लिखनी है कि भारत के कहवा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत में कहवे का उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश राज्यों में अधिक होता है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और जैसा कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति की 3 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। या तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं भारत में,
तो दोस्तों आप इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, भारत में हरित क्रांति के कोई दो लाभ बताइए। या तो दोस्तों आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे वही क्वेश्चन इस प्रकार पूछ देगा कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप किसी प्रकार पूछे, आपको उत्तर जो बताऊंगा उसी से लिखना आप लोगों को। तो उत्तर आप लिखिए, क्या लिखेंगे उत्तर में, देखिए कि हरित क्रांति से तात्पर्य 1960 के दशक में खाद्य फसलों के ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग से है जिसके कारण इनके उत्पादन में असातित वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत कृषि में उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा प्रौद्योगिकी का समावेश किया गया है। हरित क्रांति के प्रमुख विशेषताएं या लाभ निम्नलिखित है। कौन कौन से, तो पॉइंट वाइज आपको लिख देना है। पहला पॉइंट में अधिक उत्पादनता वाले बीजों का उपयोग, और दूसरा का लिखना है कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, और तीसरा लिखना है सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, और चौथा लिखना है बहुफसलीय कार्यक्रम को प्रोत्साहन। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों का सही आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराना है तो जल्दी जल्दी आप नोट करते रहिए। क्वेश्चन 10वां दोस्तों देखिए यहाँ पे वैसे तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आग्नेय तथा केंद्रिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। खनिज आग्नेय तथा केंद्रिक चट्टानों की दरारों, जोड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। खनिजों का छोटा जमाव सिराओं के रूप में तथा वृहत जमाव परत के रूप में होता है। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि खनिजों का जमाव इन्हीं सिराओं में होता है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों का सही आंसर आप लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लिख पाएंगे किस ढंग से, देखिए इस तरह लिखेंगे उत्तर तो बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा आप लोगों को। इस तरह ही बेहतरीन राइटिंग में आपको लिखना है कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम निम्न है। कौन कौन से, तो पहला, फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। यह पहला है परिणाम। और दूसरा परिणाम क्या लिखना है आप लोगों को कि फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। तो इस प्रकार दो परिणाम आप लिख सकते हैं फ्रांस की क्रांति के। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या कारण थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या कारण थे, तो आप उत्तर देंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण नए मध्य वर्ग एवं उदय तथा उदारवादी विचारधारा का प्रसार करना था, ठीक है। इस प्रकार आप इसका सही आंसर लिख सकेंगे इस तरह। उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बताने वाला हूँ आप लोगों को। उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर लिखेंगे 19वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी विचारधारा से अधिक जुड़े थे। उदारवाद व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र और कानून के समझ समानता प्रदान करना था, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। या तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो उत्तर में आप लिखेंगे किस प्रकार कि 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन को नेतृत्व किया। प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क जो थे को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। किसको, ऑटो वान बिस्मार्क को। विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। किनको, तो विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही ढंग से आप आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोगों कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो लाभों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन, तो गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तु मिलती है और दूसरा खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तु को न्यायोचित वितरण किया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर उद्योग आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा नरेगा कब तैयार किया गया था। तो नरेगा वर्ष 2005 में तैयार किया गया
था। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण क्या है? तो दोस्तों आप लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगाए गए सभी प्रकार के बंधनों को समाप्त करना, ये क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने कहाँ स्थापित करती हैं? तो उत्तर में लिखिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपने कारखाने वहां स्थापित करती हैं जहां सस्ते श्रमिक व अन्य संसाधन उपलब्ध होते हैं, वहां क्या करती हैं? कारखाने स्थापित करती हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, भारत का सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ होता है? तो भारत का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ होता है। उत्तर में आप लिखेंगे, ठीक है, कि भारत का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निवेश किसे कहते हैं? निवेश किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखिए कि संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया खर्च निवेश कहलाता है। संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया निवेश क्या कहलाता है? आपका किया गया खर्च क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक मापने का सूत्र बताइए। द्रव्यमान सूचकांक बराबर होता है व्यक्तियों का भार क्रिया में बटे में लंबाई स्क्वायर मीटर में। अगर व्यक्तियों का भार में उसका लंबाई अगर भाग दे देते हैं तो द्रव्यमान सूचकांक निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात वे स्वतः समाप्त हो जाती वे कौन से हैं? ठीक, तो उत्तर आप लिखिए कि वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं आणविकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या? आणविकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ कि इसका उत्तर किस प्रकार आप लिखेंगे। तो उत्तर लिखिए कि पूना पैक्ट डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा महात्मा गांधी द्वारा पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी। इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट की निम्न शर्तें थी। कौन कौन सी शर्तें थी? तो पहला लिखिए, राज्य विधायिका ने दलित वर्गों से 147 सीटें प्रदान करना, और दूसरा आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों नीचे लिखना है कि गांधी जी इस पैक्ट से संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे, परंतु अंबेडकर उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय के असहयोग से पूना पैक्ट पर आम सहमति बनी थी। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का पूना पैक्ट का आपका लिखना है। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और उसकी 2 शर्तें इस प्रकार आपको लिखना है। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2019-2016 में प्रश्न पूछा गया था। अथवा या तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ देगा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। या तो आपसे इसी क्वेश्चन की इस प्रकार पूछेगा कि गांधी जी द्वारा संचालित 3 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए, उनके अंतिम आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा देगा आप लोगों को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने में कम से कम 3 पेज लग जाएंगे, इसलिए मैं इसको नहीं लिखा हूँ। ठीक है, इसका सिर्फ प्रश्न लिखा हूँ। तब पहला प्रश्न देखिए कितना घुमा के किस ढंग से आपको पूछ सकता है। उम्मीद करूंगा कि इसको आप खोज के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप घर से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। इन क्वेश्चनों को किसी न किसी कीमत पे आपको लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये भी क्वेश्चन को आपको घर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको लिखना है आपको। 6 अंक का आता है, 6 नंबर मिलेगा इसे लिखेंगे तो। चलिए क्वेश्चन चौथा देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसके 2 मुख्य कारण बताइए। ये भी आपको घर से ही लिखना है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। देखिए कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे भी है जो आपको लिखना है घर से कि उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए एवं राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको घर से ही करके आने हैं। ठीक है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जैसा कि जानते हैं कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, 3 पेज में लिखना मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए दूसरे ये भी क्वेश्चन आपको घर से ही लिखना है। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को आपसे इस प्रकार पूछ देगा, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको घर से करके आना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। या तो क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए हमारे साथ, यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार हुआ स्पष्ट कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को आपसे इस प्रकार पूछेगा कि यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में संस्कृति की क्या भूमिका थी, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको घर पे नोट करके आना है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ईमानदारी से इसे घर से लिख कर और याद करके एग्जाम में पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसको देखते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो आप उत्तर में लिखेंगे फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्न है। कौन कौन से? तो पहला लिखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद विकास को प्रोत्साहित किया। और दूसरा पॉइंट आप लिखना परिणाम यह, फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नई फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो उत्तर में आप लिखेंगे 1871 में प्रशा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि 1832 ईस्वी कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ नोट कीजिए। 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के राष्ट्रीय क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य आवश्यक से रूप से राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। तो उत्तर लिखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण नए मध्य वर्ग का उदय तथा उदारवादी विचारधारा का प्रसार था। ठीक है, इस प्रकार आप सही आंसर लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों यह है, इटली का एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप उत्तर लिखेंगे, संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इतावली राज्यों को सर्वसंपत्ति के पीडमांट के साथ एकजुट किया गया। रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। इस तरह इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर आप अपने नोटबुक में लिखिए और एग्जाम हॉल में याद करके जाइएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो उत्तर आप लिखेंगे कि अपने शासन वाले क्षेत्रों के शासन को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन के निम्न बदलाव किए गए थे। कौन कौन से? तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहला लिखिए, नेपोलियन संहिता द्वारा जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए तथा इनके स्थान पर कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया। और दूसरा पॉइंट आपको लिख देना यह कि सभी क्षेत्रों में समान कर व्यवस्था लागू की गई। कलाकारों, विद्वानों और देश के भक्तों को सम्मानित किया गया। इस संहिता के फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सही आंसर द्वारा रूपांतरित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो आप इसका उत्तर ले पाएंगे कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने आरंभ से ही ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सके। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। तो क्या क्या कदम उठाए गए, तो पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट लिखिए, पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारधारा ने संयुक्त समुदाय पर बल दिया। इसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्रदान किए थे। और दूसरा पॉइंट लिखिए कि नया तिरंगा चुना गया तथा इसे पूर्व राष्ट्रीय ध्वज का स्थान दिया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। इसका नाम परिवर्तित कर नेशनल असेंबली कर दिया गया। शहीदों का गुणगान किया गया, नई स्तुतियां रची गई तथा शपथ ली गई। ये सभी राष्ट्र के नाम पर की गई। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर खूब अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूं ताकि आप इसको बढ़िया से नोट कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मरियाना और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो चलिए उत्तर में सबसे पहले मरियाना, आपको हेडिंग डालना है, ये हेडिंग है, सॉरी मैं ब्लैक पेन से लिखा हूँ लेकिन हेडिंग है। मरियाना हेडिंग डाल के आपको लिखना है, यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है जिसे फ्रांस ने जन राष्ट्र के विचार और रेखांकित करने के लिए नारी रूप में चित्रित किया। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। मरियाना की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गईं ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता और प्रतीक का स्मरण होता रहे। मरियाना के चित्र सिक्कों के डाक व टिकटों पर भी अंकित किए गए। तो यह मरियाना में लिखना है आपको, और फिर जर्मेनिया हेडिंग डाल देना है। और जर्मेनिया हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना है इसमें देखिए, तो इसमें लिखना है जर्मनी हेडिंग डालने के बाद, यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जर्मेनिया के प्रत्येक साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, जिसे जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार दी गई उस पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अंकित है जर्मेनिया का चित्र स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है। देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग था, आपको इस प्रकार इस क्वेश्चन को लिखना है। इसलिए बताएं क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा दिया है और देता रहेगा, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप सामाजिक विज्ञान पूर्ण रूप से आपका जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब लगभग मैंने करा दिया हूँ। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आप इस चीज़ों को तैयार करके आराम से जाइए एग्जाम में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। कांग्रेस नई नीति की घोषणा की थी, ठीक है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वर्ष 1927 में साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस कमीशन के गठित करने का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और आवश्यक सुझाव देना था। कांग्रेस सदस्य भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। भारतीय नेताओं का मानना था कि भारतीयों के भविष्य का फैसला अंग्रेजों के हाथों में कैसे सौंपा जा सकता है। भारतीय के भविष्य का फैसला करने का अधिकार केवल भारतीयों के हाथों में सुरक्षित है। कांग्रेस ने संवैधानिक व्यवस्था के कार्य ही समीक्षा करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की क्या की थी, मांग की थी। तो दोस्तों यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे ढंग से। तो दोस्तों मैं इस सामाजिक विज्ञान का वेरी मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं करा दिया हूँ लगभग, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चनों को तैयार करके सिर्फ आपको एग्जाम हॉल में पहुँचना है, फिर देखिए कैसे आपका 95 मार्क्स नहीं आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो करना है, ये करना है, अब पूरा फैला देना है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, 1 घंटा की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे, और आप कमेंट करके ये भी बताते रहिए किस पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।